हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम जीएस टेस्ट सीरीज़ का सेकंड वीडियो लेक्चर लेके आए हैं, जिसमें हम बीपीएससी में आए हुए एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस की सेकंड वीडियो सीरीज़ देखेंगे। और ये वीडियोस ना सिर्फ बीपीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट है, बल्कि आने वाले यूपी या फिर किसी भी स्टेट के लिए जीएस में उपयोगी हैं। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। प्रश्न है, संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? In Sangam period, Urayur is famous for। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। उरैयूर कपास के व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र था। अब हम बात कर लेते हैं संगम युग के बारे में थोड़ा सा। तो दक्षिण भारत में 3 राजवंशों जिसमें चोल, चेर और पांड्य का शासन था। प्रश्न इसी प्रकार से बनते हैं कि इन तीनों के अलावा चौथा ऑप्शन दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इसमें कौन सा संगम काल में नहीं था। ठीक है, तो यह क्षेत्र कृष्णा एवं तुंगभद्रा रिवर या नदी के दक्षिण में स्थित था, जो लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बीच का काल था। अब देखें तो संगम तमिल कवियों का एक नया संगम या सम्मेलन, जिसे मुच्चंगम कहा जाता था, जो संभवतः किन्हीं प्रमुखों या राजाओं के संरक्षण में ही था। ठीक है, और अगर बात करें पहले संगम की, तो ये मदुरई में हुआ था, जहाँ जिसका कोई साहित्यिक ग्रंथ नहीं है। सेकंड संगम की बात करें तो ये कपाटपुरम में हुआ था, जिसका एकमात्र तमिल व्याकरण ग्रंथ है, जिसे बोलते हैं तोलकाप्पियम। थर्ड की बात करें तो ये भी उरैयूर में ही हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? हु वॉज द फाउंडर ऑफ आजीविका कल्ट? इसका आंसर मक्खली गोसाल हो जाएगा, ऑप्शन डी। आजीवक संप्रदाय नास्तिकवादी या भौतिकवादी संप्रदाय था, और जिसकी स्थापना मक्खली गोसाल ने की थी, जिन्हें गोशालक भी कहा जाता है, जो ईश्वर, पुनर्जन्म, कर्मकांड, इन पे बिल्कुल भी भरोसा या विश्वास नहीं करते थे। आजीवक की बात हो रही है। और जो अशोक थे तथा जो उनका एक उन्हीं के साथ दशरथ थे, जो उनके पौत्र, तो उन्होंने भी बिहार में 7 में बराबर की जो पहाड़ियाँ थी, उनमें 7 गुफाओं का निर्माण किया, जो आजीवकों को समर्पित किया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन? तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गुप्तास। और इनमें परम भागवत की उपाधि भी ली जाती थी। अगला प्रश्न देखते हैं। वो अभिलेख जिससे प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे, रुद्रदामन का गिरनार शिलालेख होना चाहिए यहाँ पे, जूनागढ़ में स्थित था वो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस शिलालेख में अशोक ने स्वयं को राजा घोषित किया है या करता था? इसका आंसर डी हो जाएगा, भाब्रू स्तंभ। और यह स्तंभ जो है राजस्थान के जयपुर के निकट स्थित है। और अभी तक अशोक के लगभग 40 शिलालेख प्राप्त हो चुके हैं। इस पे भी एक सेपरेट वीडियो बन जाएगा। इनके संदेशों को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। एक प्रश्न ऐसे भी आता है। अगला प्रश्न देखते हैं। उस स्रोत का नाम बताएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा, मिलिंद पन्हो, जो कि पाली भाषा में रचित एक बौद्ध ग्रंथ है, जिसमें बौद्ध भिक्षु नागसेन तथा हिंद यूनानी जो इंडो ग्रीक शासक था मिलिंद के बीच में वार्तालाप के बारे में है। ठीक है, और नागसेन कश्मीर के निवासी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
मंदिरों और ब्राह्मणों को गांव उपहार में किस वंश ने अधिकतम दिए? तो इसमें ऑप्शन ए गुप्तास, अगला प्रश्न देखते हैं। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्यत हुई? तो धर्मशास्त्र के समय में। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतया किस रंग का उपयोग किया जाता था या हुआ है? इसमें ऑप्शन ए लाल रंग, और ये सादे बर्तन थे जिन पे लाल एवं चिकनी मिट्टी का यूज किया जाता था। प्रश्न नंबर 44, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतया सोम को समर्पित है? ऑप्शन सी नवा मंडल पूर्णतया सोम को समर्पित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी पर लड़ा गया था? यह जो युद्ध लड़ा गया था ये परशुनी नदी पे लड़ा गया था। ऑप्शन डी, जिसे आज रावी नदी के नाम से भी जाना जाता है। रावी नदी, ध्यान रखेंगे। और ये ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? यहाँ पे हम देखें तो श्रीलंका नहीं था, बाकी अफगानिस्तान, बिहार, ईरान, ठीक है। इसके अलावा हिंदू कुश की जो श्रेणियाँ थी वहाँ से लेकर के पूर्व में देखें तो बांग्लादेश, यहाँ ये सारी जगह पे फैला हुआ था, तो श्रीलंका नहीं होगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में भू राजस्व की दर क्या थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उपज का 6ठा भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? आंसर ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में हुआ था, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया था? ऑप्शन ए उदयन के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के लिए विश्व प्रसिद्ध था, किसके लिए प्रसिद्ध था? यहाँ पे आंसर सी देखते हैं, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म स्थान क्या था? तो दोस्तों बिहार के वैशाली के निकट, बिहार में वैशाली के निकट कुंड ग्राम में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वप्नवास दत्ता के लेखक कौन है? तो आंसर बी महाकवि भास। महाकवि राजा खारवेल कलिंग के नरेश थे और इनका नाम हाथी गुम्फा अभिलेख से जुड़ा हुआ है, हाथी गुम्फा शिलालेख से जुड़ा हुआ है। हमने पहले भी बात करी थी अपने फर्स्ट लेक्चर में। अगला प्रश्न देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है? तो कुमारगुप्त द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और ये गुप्त काल में हुआ था। प्रश्न ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का क्या कारण था? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं, हमने तात्कालिक कारण भी डिस्कस किए थे अपने पहले जीएस की वीडियो पे। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। बख्तियार खिलजी जो एक मुस्लिम था, उसकी वजह से उसी ने आग लगा दी थी पूरी यूनिवर्सिटी को, ठीक है। तो ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, ताम्रपत्र शिलालेख प्राचीन काल में इंगित करता है कि बिहार के शासक किससे जुड़े थे? यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, जावा सुमात्रा से। अगला प्रश्न, निम्न में से कैल्कोलिथिक युग किसे कहा जाता है?
तो ऑप्शन सी ताम्र पाषाण युग को, यह नवपाषाण युग के बाद शुरू होता है जो लगभग 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईस्वी के आसपास है, और यहाँ पे पत्थर एवं तांबे के औजारों का यूज किया जाने लगा था। साथ ही इस सभ्यता के लोगों को घोड़े का ज्ञान नहीं था। अगला प्रश्न, निम्न में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो यहाँ आंसर है घनानंद। महापद्मनंद का बेटा था। अगला प्रश्न, मौर्य वंश के बाद किस राजवंश की स्थापना हुई थी? तो मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था बृहदत्त, उसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की। फिर उसने शुंग वंश की स्थापना की। ठीक है, और वह क्या था? पुष्यमित्र शुंग क्या था? वो ब्राह्मण था। अगला प्रश्न देखते हैं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में निम्न में से कौन सा तथ्य समान नहीं है? तो यहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं जो समान है, लेकिन आत्म दमन नहीं समान है। चलिए दोस्तों, हमारी सीरीज़ पूरी हुई। हम नेक्स्ट सीरीज़ के साथ जल्द मिलेंगे आपसे। तब तक आप वीडियोस को देखते रहिए। अगर चीज़ें पसंद आती हैं तो दोस्तों तक पहुंचाइए। धन्यवाद। जय हिंद।